अस्सलाम वालेकुम सामीन, हाज़िर खिदमत है मेरी ज़ात ज़रा बेनिशा उमर अहमद की नॉवल की अगली किस्त। ठीक है तयमी, मैं देख आती हूँ, उसने नहायत ताबेदारी से कहा था और ऊपर चली आई। आरफिन के कमरे का दरवाज़ा खुला था और अंदर लाइट बंद थी, लेकिन हल्की हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। वो कुछ छिटक कर रुक गई थी। अंदर कौन है? उसने वही आरफिन के कमरे से बल्ब होल्डर में कुछ खराबी हो गई थी। मैं ठीक कर रहा हूँ, तायमी ने कहा है मुझसे। उसने अपने तायाजाद आदिल की आवाज़ पहचान ली थी। एक इत्मीनान भरी सांस लेकर वो कमरे के अंदर चली गई। वो एक हाथ में लालटेन पकड़े दूसरे हाथ से बल्ब लगाने की कोशिश कर रहा था। मैं देखने आई थी कि यहाँ कोई बिस्तर तो नहीं लगे, मगर यहाँ तो कोई बिस्तर नहीं है। उसने नीम रोशनी में कमरे का जायज़ा लिया। अच्छा, अब अगर आ ही गई हो तो ज़रा लालटेन पकड़ लो। आदिल के अल्फाज मुंह में ही रह गए। किसी ने बाहर से दरवाज़ा खींच कर बंद कर दिया था। आदिल यकदम कूदकर स्टूल से नीचे उतरा। ये क्या हुआ? वह आवाज़ भागता दरवाजे की तरफ दौड़ गया। उसने दरवाज़ा पकड़कर खींचा, मगर दरवाज़ा हिला तक नहीं। सबा, किसी ने बाहर से कुंडी लगा दी। उसने परेशानी के आलम में उससे कहा था, मैं दरवाज़ा बजाती हूँ, तायमी नीचे, ये वो खोल देंगे। सबा आदिल के बिल्कुल बरक्स घबराई नहीं थी। उसने दरवाजे को ज़ोर से बजाना शुरू कर दिया था, मगर 1-2 मिनट गुजरने के बाद भी किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। आदिल की घबराहट बढ़ती जा रही थी। वो होल्डर में बल्ब लगाना भूल चुका था। चंद मिनटों बाद दरवाज़ा बजाने के बाद जब वो कोई ऊपर नहीं आया तो एकदम वो भी हवास बाख्ता हो गई। दोनों को इस नाजुक सूरत हाल का एहसास था जिसका वो सामना कर रहे थे। फिर एकदम ही नीचे से शोर बुलंद होने की आवाज़ आई। सबा दरवाज़ा बजाते बजाते रुक गई। शोर कुछ अजीब सा था, जैसे कोई बयान कर रहा हो। सबा ने कुछ खौफजदा होकर आदिल को देखा था। लालटेन की हल्की सी रोशनी भी उसके चेहरे को जर्दी से नहीं बचा सकी थी। उसके चेहरे पर जर्दी नुमायाँ हो रही थी। आवाज़ें अब ऊपर की तरफ से आ रही थी। सबा ने तायमी की आवाज़ को पहचान लिया था। वो ऊंची आवाज़ में रो रही थी और साथ साथ कुछ कहती जा रही थी। फिर कुछ लोग तेज़ तेज़ कदमों से सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। वो दोनों दम साधे जर्द रंगत के साथ दरवाज़ा बजाने के बजाय एक दूसरे का चेहरा देखते रहे। तायमी जो कह रही थी वो दोनों ने सुन लिया था। वो जानते थे अब वो अगर दरवाज़ा ना भी बजाएं तो भी दरवाज़ा खुल जाएगा। हर रोज़ वो अखबार लेकर बैठ जाती और एक एक इश्तेहार पढ़ डालती। हर वो मुलाजमत जो उसे ज़रा भी मुनासिब लगती वो उसके लिए अप्लाई कर डालती। पहली बार उसे एहसास हुआ था कि ग्रेजुएशन की अमली ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं है। अब हर जगह कम से कम मास्टर्स वाले बंदे की ज़रूरत होती है, और अगर किसी जगह ग्रेजुएशन मतलूबा क्वालिफ़िकेशन होती भी है तो फ्रेश ग्रेजुएट भी लिखा हो जाता है, और सारा को ग्रेजुएशन किए हुए 4 साल हो चुके थे। अलबत्ता उसे ये इत्मीनान ज़रूर था कि वो किसी जॉब के लिए सिर्फ गारंटी ना होने की वजह से अप्लाई नहीं कर सकेगी। ये मसला अब उसका नहीं रहा था। उसने अभी आरफिन अब्बास को जॉब तलाश करने के बारे में नहीं बताया था। उसका ख्याल था कि जॉब मिलने के बाद वो इन्हें बता देगी। उसे खदशा था कि अगर उसने पहले ही बता दिया तो वो उन्हें शायद जॉब न ढूंढने दें। आहिस्ता आहिस्ता उसे इंटरव्यू की कॉल्स आने लगी। उसने घर से बाहर जाना शुरू कर दिया था। आरफिन अब्बास को अभी भी नहीं बताया था कि वो इंटरव्यूज़ के लिए मुख्तलिफ जगहों पर जा रही है। बाज़ दफ़ा उनकी गैर मौजूदगी में घर में फ़ोन करते तो मुलाजिम उनसे कह देता कि सारा अपनी किसी दोस्त के यहाँ गई है। सारा मुलाजिम से यही कह कर जाती थी, और फिर जब वो सारा से पूछते तो वो इन्हें मुतमईन कर देती। आरफिन अब्बास को ये सोचकर भी तसल्ली हो जाती कि औरत नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ आ रही है और अपने लिए मसरूफियात ढूंढ रही है। सारा को घर से बाहर निकलकर पहली दफ़ा ये एहसास हो रहा था कि शहर कितना बड़ा है और जॉब का हसूल कितना मुश्किल है। उससे पहले उसे अम्मी की वजह से बड़ी आसानी से एक फ़ैक्ट्री में जॉब मिल गई थी, और चंद और जगह पर अप्लाई करने के पर उसे जॉब नहीं मिली थी तो उसने ज़्यादा तरज्जुद नहीं किया था और फैक्ट्री की जॉब को ही गनीमत समझ लिया था। मगर इस बार वो एक बेहतर जॉब तलाश करना चाहती थी जो उसके अखराजात को पूरा कर सके। सारा दिन पैदल दफ्तरों के चक्कर काटते काटते वो आहिस्ता आहिस्ता दिल बर्दाश्ता हो रही थी। उसे यूँ लगने लगा था जैसे पूरी दुनिया में उसके लिए एक जॉब भी नहीं है। उस रोज़ रात के खाने पर हस्बे मामूल हैदर और आरफिन फ्रेंच में बातें कर रहे थे और वो बड़ी बेदिली से खाना खाते हुए उनकी बातें सुन रही थी। खिलाफ मामूल हैदर देर तक बैठा रहा। सबसे पहले टेबल से आरफिन उठ गए थे। सारा भी खाना खा चुकी थी। आरफिन अब्बास के उठने के चंद मिनट बाद ही उसने उठना चाहा तो हैदर ने उसे रोक दिया। 1 मिनट सारा, आप बैठे, मुझे आपसे बात कहनी है। हैदर ने स्वीट डिश खाते हुए उसे कहा था। वो कुछ हैरान से होकर दोबारा कुर्सी पर बैठ गई थी। आज मैंने आपको फैक्ट्री एरिया में देखा था, पूछ सकता हूँ कि आप वहाँ क्या करने गई थी? पानी का गिलास हाथ में लिए उसने नज़रें उसी पर जमा कर पूछा था। सारा के लिए उसके सवाल काफ़ी गैर मुतवक्को सा था। वो चंद समय चुप रही, फिर उसने फैसला कर लिया, मैं फैक्ट्री एरिया नहीं गई। उसे इत्मीनान से झूठ बोला। हैदर उसे हैरानी से देख रहा था। शायद उसे सारा से सफ़ेद झूठ की तवक्को नहीं थी।
لیکن آج آپ گھر پر بھی نہیں تھی، میں نے ملازم سے پوچھ لیا ہے۔ ہاں میں گھر پر نہیں تھی، میں اپنے دوست کے پاس گئی تھی، لیکن میں فیکٹری ایریا نہیں گئی تھی۔ سارا کو خود حیرت ہو رہی تھی کہ وہ کتنے اطمینان سے جھوٹ بول رہی ہے۔ ہو سکتا ہے مجھے کوئی غلط فہمی ہو گئی ہو، بہرحال آئی ایم سوری۔ حیدر نے جس طرح جملہ ادا کیا تھا اسے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ اسے سارا کی بات پر یقین نہیں آیا، وہ صرف اسے مربتاً ایکسکیوز کر گیا ہے۔ سارا اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اسے حیدر کی یہ تفتیش اچھی نہیں لگی تھی اور نہ ہی اس سے پریشان ہوئی تھی۔ ہاں چند دن احتیاطاً باہر نہیں گئی تھی، گھر پر ہی رہی تھی، لیکن پھر چند دن گزرنے کے بعد اسے پھر جاب کے لیے دوڑ دھوپ شروع کر دی تھی۔ اس دن بھی وہ جگہ انٹرویو دے کر نکلنے کے بعد تیسری جگہ کے لیے وہ بس اسٹاپ پر کھڑی تھی جب اچانک ایک گاڑی اس کے پاس آ کر رکی۔ آئے میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں جہاں آپ نے جانا ہو، ایک مانوس آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ یا اللہ، کیا ضروری تھا اس سے میرا سامنا ہونا اس آخری انٹرویو سے پہلے؟ سارا نے بے اختیار دل میں کہا تھا۔ بجھے دل کے ساتھ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ سارا، میں آپ کا ڈرائیور نہیں ہوں، آپ آگے آ کر بیٹھیں۔ اس نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول دیا تھا اور وہ کوئی اعتراض کیے بغیر آگے بیٹھ گئی تھی۔ کہاں جانا ہے آپ کو؟ حیدر نے گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ مجھے گھر جانا ہے، اس نے جھوٹ بولا۔ حیدر نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی۔ اور کہیں اور جانا ہو تو میں چھوڑ سکتا ہوں۔ نہیں، مجھے گھر ہی جانا ہے۔ چند لمحے گاڑی میں خاموشی رہی۔ آپ سارا دن کہاں پھرتی رہی ہیں؟ روزانہ کسی کی دوست کا گھر کا کہہ کر نہیں جایا جا سکتا؟ حیدر نے اسے دیکھے بغیر اسے پوچھا۔ سارا نے ایک دم سچ بولنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں جاب کی تلاش کر رہی ہوں۔ اسے لگا حیدر پہلے سے اسی جواب کی توقع کر رہا تھا، اسی لیے اس دن فیکٹری ایریا میں گئی تھی۔ سارا نے اس کی بات کاٹنا ضروری سمجھا۔ نہیں، میں اس دن وہاں نہیں گئی تھی۔ سارا، آپ وہاں گئی تھی، مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے آپ کو جس فیکٹری سے نکلتے دیکھا تھا، آپ کے انکار کے بعد وہاں میں نے فون کر کے پوچھ لیا تھا۔ اس دن میرے دوست میرے ساتھ نہ ہوتا تو گاڑی روک کر آپ کو پک بھی کر لیتا، پھر کم از کم آپ کو اتنی ساری غلط فہمیاں جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں وہ قرار دینے کا آپ کو موقع ہی نہ ملتا۔ سارا کو اس کا لہجہ اس قدر تلخ لگا کہ وہ کچھ بول ہی نہیں سکی۔ کوالیفیکیشن کیا ہے آپ کی؟ کچھ دیر بعد اس نے پوچھا۔ گریجویشن۔ سبجیکٹ کون سے تھے آپ کے؟ اکنامکس اور اردو۔ فرینچ کہتے کہتے اس نے ایک بار پھر فرینچ کے بجائے اردو کہہ دیا۔ پاپا کو پتہ ہے آپ جاب ڈھونڈ رہی ہیں؟ اس نے کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد ایک بار پھر اس سے پوچھا تھا۔ میں انہیں بعد میں بتا دوں گی۔ اس بار حیدر نے گردن گھما کر اسے دیکھا تھا۔ سارا کو اس کے چہرے پر کچھ خوف کی نظر آئی تھی۔ دیکھیں سارا، آپ ہمارے گھر میں رہتی ہیں، ہماری ذمہ داری ہیں، اور جو کچھ آپ کر رہی ہیں اور جو کچھ آپ کرنا چاہتی ہیں آپ کو پاپا کو اس کے بارے میں بتانا چاہیے۔ بعد میں اگر کوئی بھی پرابلم ہو تو سارا الزام پاپا پر آئے گا، کیونکہ آفٹر آل انہوں نے آپ کو گھر میں رکھا ہے۔ مجھے دوسروں کے ذاتی معاملات میں دخل اندازی کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، لیکن آئندہ آپ جاب کے لیے گھر سے باہر جائیں گی تو پاپا کو اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو میں پاپا کو بتا دوں گا، اور مجھے امید ہے کہ آپ میری باتوں پر سنجیدگی سے غور کریں گی۔ وہ جتنی اچھی فرینچ بولتا تھا اس سے زیادہ شستہ اردو میں بات کرتا تھا، مگر اس وقت تو سارا کو وہ زہر لگ رہا تھا۔ وہ اسے گیٹ پر اتار کر چلا گیا۔ وہ تھکے قدموں سے اندر چلی آئی۔ دروازہ کھل گیا تھا۔ باہر کھڑے مجمع کو جیسے توقعات کے مطابق ان دونوں کو اندر سے نکلتے دیکھ کر حیرت ہوئی تھی۔ تائی امی، کسی نے باہر سے کہا۔ صبا نے آخری بار صفائی دینے کی کوشش کی۔ میں نے کیا تھا دروازہ بند، تم دونوں کے کرتوت سب کو دکھا سکوں، تاکہ تائی امی شیر کی طرح اس پہ جھپٹی تھی۔ آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ ہی نے تو مجھے یہاں بستر دیکھنے کے لیے بھیجا تھا، صبا نے ایک دم چلا کر کہا تھا۔ آوارہ چڑیل حرافہ، میں نے تجھے یہاں بستر دیکھنے کے لیے بھیجا تھا؟ میرا دماغ خراب ہے؟ میں یہاں عارفین کے کمرے میں کس کی بستر لگواؤں گی؟ بے غیرت، بے حیا، تجھے شرم نہیں آئی؟ میرے بیٹے کے کمرے میں منہ کالا کرتے ہوئے، ہائے میرا عارفین، اسے کیا پتا وہ کس بے حیا لڑکی کو بہانے کی بات کر رہا ہے۔ تائی امی نے دہائی دیتے ہوئے اپنا سینہ پیٹ لیا تھا۔ آپ جھوٹ بول رہی ہیں تائی امی، آپ تہمت لگا رہی ہیں۔ صبا نے سفید پڑتے چہرے کے ساتھ کہا۔ ہوش کرو، خدا کے لیے ہوش کریں، ایسا نہ کریں۔ مجھے بلب ہولڈر ٹھیک کرنے کے لیے آپ نے بھیجا تھا۔ عادل نے بھرائی آواز سے تائی امی کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ میں ہوش کروں؟ تم لوگوں کی کرتوت لوگوں کو نہ بتاؤں؟ تم لوگوں کے کانوں میں پردہ ڈال دوں؟ عارفین تمہیں بھائی کی طرح سمجھتا ہے، اور تم نے بھائی کی پشت میں خنجر گھونپ دیا ہے۔ یا اللہ، میں یہ دن دیکھنے سے پہلے مر کیوں نہیں گئی؟ تائی امی نے ہاتھ ملنے اور بلند آواز کے ساتھ رونا شروع کر دیا تھا۔ صبا نے ایک نظر اپنی امی کی طرف دیکھا جو گمسم ایک طرف کھڑی تھی۔ اس کی چھوٹی بہن رو رہی تھی۔ تائی امی، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، اللہ جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں، میں عارفین کی بیوی ہوں، میں اسے دھوکہ کیسے؟ تائی امی نے کھینچ کے تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ نام مت لے بے غیرت عارفین کا، نام مت لے، تو مر گئی عارفین کے لیے۔ کیا تیرے جیسی بدکردار عورت کو میں اس گھر میں لاؤں گی؟ ارے جاؤ، جا کر گھر کے مردوں کو بلا کے لاؤ، ان سے کہو دیکھیں اس گھر پر کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ تائی امی نے ہاتھ لہرانے شروع کر دیے تھے۔ خدا کا خوف کریں تائی امی، خدا کا خوف کریں، عادل نے ایک بار پھر ان کے سامنے گڑ گڑا کر کہا تھا۔
तुम लोगों को खुदा का खौफ क्यों नहीं आया? मैं तुम दोनों के टुकड़े करके कुत्तों के सामने ना डलवा दूँ? बख्शूंगी तुम्हें मैं, उन्होंने जहरीले लहजे में कहा था। आदिल के दिल में पता नहीं क्या आई थी। तुम एक जलील औरत हो, तुमने जानबूझ के हम दोनों को फंसाया है। तुम्हारा क्या ख्याल है मैं तुम्हारे हाथों मरने के लिए यहाँ बैठा रहूँगा? लेकिन तुम याद रखना, जब मैं वापस आऊँगा तो तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। आदिल एकदम अदब आदाब वाला ताक रखते ताइमी पे धाड़ा था। फिर उसने पहले कि कोई उसे पकड़ने की कोशिश करता और भागता हुआ नीचे चला गया था। ताइमी ने इसके भागने पर कोई शोर कुछ भी आवाज़ बुलंद नहीं की थी। अगर ये बेगुनाह होता तो यहाँ से भागता क्यों? देख लो आलिया, देख लो अपनी बेटी की करतूत। तुम्हें कितना समझाया था कि इसे रोको, तुमने एक नहीं सुनी। अब सारी उम्र अपना मुंह छुपाती फिरना। ताई अम्मी ने सबा की अम्मी को मुखातिब करते हुए कहा, जो अब हिचकियों से रो रही। सबा ने दीवार से टेक लगा ली था। हुजूम उसके इर्द गिर्द घेरा डाले खड़ा था। वो आदिल की तरह वहाँ से भाग नहीं सकती थी और भागना चाहती भी नहीं थी। जो कुछ हो रहा था वो समझ नहीं पा रही थी। हाँ, अगर कुछ समझ में आ रहा था तो सामने खड़े लोगों की नज़रें थी जो नेज़ी की अन्नी की तरह उसके जिस्म को छेद रही थी। वो अब इंतज़ार में थी कि ताया और दूसरे लोग ऊपर आए और वो उन्हें अपनी बात समझाए। उसे तवक्को थी कि उसकी बात समझ लेंगे, और तवक्को हमेशा तवक्को ही रहती है। आरफिन की बड़ी बहन ने नीचे जाकर अपने बाप को सब कुछ बता दिया था, जिस तरह ताई अम्मी कह रही थी। वो आग बगोला होकर ऊपर आए थे। ताई ने इन्हें देखते ही अपने बैन और दुहाइयों का सिलसिला दोबारा शुरू कर दिया था। सबा को देखते ही वो आपे से बाहर हो गए थे। उन्होंने सबा की बात नहीं सुनी। कोई भी अब उसकी बात नहीं सुना था। उसे लग रहा था जैसे वो गूंगी हो गई है या बाकी सब बहरे हो चुके हैं। गालियों का एक तूफान बदतमीजी था जो तायाबू के मुंह से उबल पड़ा था। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे गोली मार दूंगा ताकि आइंदा ऐसी हरकत करने की किसी की जुर्रत ना हो सके। उन्होंने यकदम फैसला कर लिया था। वो लपकते हुए नीचे गए थे। ताइमी को अचानक सूरत हाल की संगीनी का एहसास हुआ। वो भी भागती उनके पीछे चली गई थी। बेगैरत, जाओ अपने घर में, यहाँ क्या तमाशा लगवाना चाहती हो कि मेरा बाप तुम्हें मार के फांसी चढ़ जाए, हमारा घर तबाह हो जाए? निकल जाओ यहाँ से, दफ़ा हो जाओ। यकदम आरफिन की सबसे बड़ी बहन उसकी तरफ आई थी। उसका बाजू खींच कर उसे सीढ़ियों से धकेलना शुरू कर दिया था। उसका दुपट्टा नीचे गिर पड़ा था। आपा ने उसे दुपट्टा उठाने की मोहलत नहीं दी थी। वो होंठ काटते, आंसुओं को जब्त करते दुपट्टे के बगैर ही नीचे उतरने लगी थी। नीचे हंगामा बरपा था। ताया अब्बू अपना पिस्तौल निकाल रहे थे और ताई अम्मी इनके दोनों छोटे भाई ने पकड़ रहे थे। सरमत के अब्बू ने उनसे पिस्तौल छीन लिया था। सब अंधों की तरह चलती बाहर शहर में निकल आई थी। मेरे लिए तुम मर गई हो, मेरे घर आने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ दिल चाहे चली जाओ, लेकिन अपने गंदे कदम मेरे घर में मत लाना। शहर में निकलते ही उसे पीछे अपनी माँ की आवाज़ सुनाई दी थी। उन्होंने अक्सा का हाथ पकड़ा हुआ था और तकरीबन भागते हुए अपने हिस्से की तरफ चली गई थी। वो वही साकित हो गई थी। कोई चीज़ उसके चेहरे को भिगोने लगी थी। उसके हिस्से के अलावा बाकी हर हिस्से के बरामदे में लोग जमा थे। कुछ को वो जानती थी, कुछ को नहीं जानती थी, मगर आज के बाद सारी उम्र उसका चेहरा उन्हें याद रहना था। यकदम उसे खड़ा रहना दुश्वार लगने लगा। वो फर्श पर बैठ गई। उसने अपने सर को घुटनों में छुपा लिया। खतरे के सामने आंखें मूंद लेना कबूतर को क्यों इस कदर पसंद है, उसे आज पता चला था। फिर अचानक उसे ताया की धाड़ सुनाई दी। उसने सर उठाकर ताया के घर की तरफ देखा। वो शहर में निकल आए थे और इसी की तरफ आ रहे थे। वो बेख्तियार उठ खड़ी हो गई। मैं उनसे कहूँगी मेरे साथ क्या हुआ है, मैं उन्हें बताऊँगी, उसने सोचा था। वो अब भी उसे गालियाँ दे रहे थे। उनका चेहरा आग की तरह सुर्ख था। ताया अब्बू, मेरी बात सुने, उसने उनके करीब आने पर बुलंद आवाज़ में कहा था, लेकिन वो बात सुनने नहीं आए थे। उन्होंने उसके करीब आते ही दोनों हाथों से उसके बाल पकड़ लिए थे। ये ना करें ताया अब्बू, ये ना करें। वो खौफ से चिल्लाई थी। बरामदा लोगों से भर गए थे। बच्चे इश्तियाक की वजह से शहर में निकल आए थे। उन्होंने बाल खींचते हुए गालियाँ देते हुए उसे फर्श पर धक्का दिया था। फिर पाँव से जूता उतार लिया था। उसने खौफ के आलम में उन्हें देखा था। ताया, उसकी आवाज़ हलक में घुट सी गई थी। वो पूरी ताकत से उसके सर पर जूते बरसा रहे थे। सबा ने उनका हाथ पकड़ने की कोशिश की। उनकी इश्तियाल में और इजाफा हो गया। उन्होंने एक हाथ से उसके बाल पकड़ लिए थे। पता नहीं सबा के दिल में क्या आई। उसने दोनों हाथ उनके सामने जोड़ दिए। नहीं ताया अब्बू, यहाँ शहर में लोगों के सामने इस तरह मत मारें। मारना चाहते हैं तो मुझे गोली मार दें या पिस्टल मुझे दे दें, मैं खुद अपने आप को मार लेती हूँ। उन्होंने उसके सर पर जूते मारने का सिलसिला जारी रखा। उसने आखिरी बार सर उठाकर दूर बरामदों में खड़े लोगों को देखा। फिर उसने घुटनों के गिर्द बाजू लपेटकर सर छुपा लिया। ताया अब्बू जूते बरसा रहे थे। वो किसी हरकत के बगैर शोर के खामोशी से पिट रही थी। दूर कहीं से उसे अक्सा के रोने और चीखने की आवाज़ें आ रही थी। ये क्यों किया आपी, ये क्यों किया? वो चिल्ला रही थी। वो जवाब देना चाहती थी मगर वो बोल नहीं सकती थी। दर्द का एहसास बढ़ता जा रहा था। वो सर उठाकर एक बार अक्सा को देखना चाहती थी।
वो सर नहीं उठा सकती थी। आज यौम हिसाब था। हैदर की धमकी का उस पर कोई असर नहीं हुआ था। उसने मुलाजमत की तलाश और तेज़ कर दी थी। लेकिन जब चंद हफ्ते और गुजर गए तो उसने एक एकेडमी के ज़रिए एक घर में 8वीं क्लास के एक बच्चे को मैथ्स की ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दी। 2 घंटे के 2000 रुपये की जॉब उसके लिए बेहद पुरकशिश थी। उस शाम को 2 से 4 तक इस बच्चे को पढ़ाने के लिए जाना होता था। उसने आरफिन अब्बास से कह लिया था वो एक जगह कपड़ों की कटिंग और सिलाई का कोर्स करना चाहती है, इसलिए 2 घंटे के लिए वहाँ जाना ज़रूरी होगा। आरफिन अब्बास ने किसी चीज़ पर कोई एतराज़ नहीं किया था, बल्कि उसे खुशी से इजाज़त दे दी थी। और हैदर के इस्तिसार पर उन्होंने उसे भी ये बताया था। हैदर को कुछ हैरत हुई कि एकदम जॉब की तलाश छोड़कर उसने ऐसी सरगर्मियों में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी है। फिर उसने उस पर ज़्यादा गौर व हौस नहीं किया था। उसने सोचा शायद सारा पर उसकी बातें असर कर गई हों। उस दिन छुट्टी का दिन था। उसका कोई दोस्त उससे मिलने आया था। सारा आरफिन अब्बास के पास बाहर लॉन में बैठी थी। हैदर ने अपने दोस्त को ड्राइंग रूम में बिठाया, लेकिन वो ड्राइंग रूम की कदाधम खिड़कियों से बाहर लॉन की तरफ देखते ही चौंक उठा था। ये कौन है? उसने उंगली से बाहर की तरफ इशारा किया, जहाँ सारा आरफिन अब्बास के पास बैठी चाय पी रही थी। हैदर इसके सवाल पर हैरान हुआ। ये मेरे पापा की किसी कज़न की बेटी है, हमारे साथ रहती है, तुम जानते हो इसे? हैदर ने उससे पूछा। नहीं, ऐसा कुछ ख़ास नहीं, दरअसल मेरे भांजे को पढ़ाती है। यहाँ देखा तो हैरानी हुई, इसलिए पूछ लिया। हैदर इसकी बात पर चुप रह गया। कब से पढ़ा रही हैं? उसने कुछ देर बाद पूछा। ये तो मुझे नहीं पता, असल में 2-3 मरतबा मैं बहन के घर जाने का इत्तेफाक हुआ, वहीं मैंने इन्हें देखा, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि उन्होंने कब से पढ़ाना शुरू किया हुआ। उसे तफसील बता रहा था। हैदर ने मज़ीद कोई सवाल नहीं किया था। उसका मूड एकदम ख़राब हो गया था। उसका दोस्त कुछ देर बैठा और फिर चला गया। दोस्त के जाने के बाद सीधा बाहर लॉन में आ गया, जहाँ सारा और आरफिन अभी भी बैठे हुए थे। कुछ उखड़े हुए तेवरों के साथ उनके पास आकर बैठ गया। सारा, मैंने आपसे कहा था कि आपको जो भी काम करना होगा आप पापा को बता के उसके बारे में फिर करेंगी, लेकिन आपको मेरी बात की कतई कोई परवाह नहीं थी और पापा के साथ गलत बयानी करते क्या आप ट्यूशन पढ़ाने जा रही हैं? उसने किसी तमहीद के बगैर बराह रास्त उससे बात शुरू कर दी थी। आरफिन अब्बास ने कुछ न समझने वाले अंदाज में अखबार सामने पड़ी मेज़ पर रखा और सारा कुछ हवास बाख्तगी के आलम में हैदर का चेहरा देखने लगी। उससे तवक्को नहीं थी कि वो इस तरह पकड़ी जाएगी और हैदर किसी लिहाज के बगैर आरफिन के सामने उसका पोल खोल देगा। क्या बात है हैदर, क्या किया है सारा ने? आरफिन ने कुछ हैरत से उससे पूछा था। आप इनसे पूछें, उसने उसकी तरफ इशारा किया। सारा ने अब सर झुका लिया। क्यों सारा, क्या हुआ है? आरफिन ने अब उससे पूछा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। उसके खामोश रहने पर हैदर बोल उठा। ये कोई कोर्स करने नहीं जाती है, किसी जगह पर ट्यूशन के लिए जाती हैं। आरफिन अब्बास को एक झटका सा लगा था। चंद लम्हों तक तो वो बोल भी नहीं पाए थे। सारा, ये क्यों कर रही हो? जो रुपए मैं तुम्हें देता हूँ क्या वो काफ़ी नहीं है? अगर वो तुम्हारी ज़रूरियात के लिए काफ़ी नहीं तो तुम मुझसे और रुपए ले सकती थी, मगर इस तरह। सारा ने उनकी बात काट दी। अंकल, मुझे आपसे रुपए लेना अच्छा नहीं लगता, ना मुझे वो पैसे खर्च करने हैं। उसने अपने दिल की बात कह डाली। आरफिन उसका चेहरा देख कर रह गए। दरअसल मुझे आपके घर में रहना और आप पर बोझ बनना अच्छा नहीं लग रहा। मैं यहाँ रहना भी नहीं चाहती हूँ। क्यों? आरफिन ने बेख्तियार पूछा था। अंकल, मैं नहीं जानती थी, अम्मी मुझे कहीं और किसी के पास भेज रही हैं। आरफिन अब्बास उनके क्या लगते हैं, आपका उनसे क्या रिश्ता है, मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं जान पाई, लेकिन जो थोड़ा बहुत जान पाई हूँ वो मेरे लिए कोई ज़्यादा खुशी का बायस नहीं है। मैं जानती हूँ आपको दुख होगा, लेकिन आप दोनों का रिश्ता मेरे लिए काबिल फ़ख्र चीज़ नहीं है। इस हवाले से मेरा यहाँ रहना मेरे लिए तकलीफ देह है। आप पर मेरा कोई हक़ नहीं जिसके हवाले से मैं आपके से कुछ ले सकूँ या यहाँ पर कुछ रह सकूँ। मैंने इसलिए आपसे कहा था कि आप मेरा राब्ता मेरे नाना से करवा दें। मैं उनके पास जाना चाहती हूँ, लेकिन आपने मुझे इसकी इजाज़त नहीं दी। अब मैं जॉब ढूंढ रही हूँ, अभी तक जॉब नहीं मिली, इसलिए मैंने ट्यूशन करना शुरू कर दी है। कम से कम मैं अपने अखराजात तो पूरे कर सकती हूँ। जॉब मिलते मैं यहाँ से चली जाऊँगी। उसने आहिस्ता आवाज़ में इन दोनों के हैरान करने का सिलसिला जारी रखा हुआ था। सारा, तुम अकेले कैसे रहोगी? आरफिन ने कुछ बेचैनी से उससे पूछा था। अंकल, बहुत सारी लड़कियाँ अकेली रहती हैं, फिर मेरे लिए तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। अम्मी की ज़िंदगी में भी मैं अकेली ही होती थी। सारा, तुम्हें अच्छा लगेगा या बुरा, लेकिन तुम्हें यहीं रहना है। मैं तुम्हें अकेले कहीं नहीं जाने दूंगा। सबा तुम्हें मेरी जिम्मेदारी बना कर गई, मैं तुम्हें इस तरह ख्वार होने के लिए इजाज़त नहीं दूंगा। आरफिन ने फैसला कुन अंदाज में कहा था। लेकिन आरफिन ने उसकी बात काट दी थी। सारा, इस मसले पर मैं बात नहीं करूँगा। तुम मेरी बेटी हो। ये घर जितना हैदर का उतना तुम्हारा भी है। तुम मुझ पर कभी भी बोझ नहीं हो, ना आइंदा कभी होगी। मेरे और सबा के रिश्ते के बारे में कुछ गलत मत सोचो। ये ठीक है कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, किसी वजह से हमारी शादी नहीं हो सकी थी, लेकिन हमारे दरमियान ये वाहिद रिश्ता नहीं था। हम एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त भी थे और इस हवाले से तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा हक़ है। लेकिन आप ये क्यों नहीं चाहते कि मैं अपने नाना के पास चली जाऊँ?
وہ اس کی بات پر کچھ جھنجھلا سی گئی تھی۔ صبا یہ نہیں چاہتی کہ تم اس کے گھر والوں کے پاس جاؤ۔ وہ یہ کیوں نہیں چاہتی؟ میں نہیں جانتا کہ وہ یہ کیوں نہیں چاہتی۔ میں جانتی ہوں۔ انہوں نے اپنی مرضی سے اپنے گھر والوں کے خلاف جا کے شادی کی تھی، تو ان سے ناراض ہو گئے ہیں۔ انہوں نے امی سے قطع تعلق کر